जोधपुर एक छोटा सा गांव था। उसमें 2 बहनें रूपा और राधा रहती थीं। राधा भगवान नाग देवता की भगत थी। राधा सुबह नहा धोकर पहले नाग देवता भगवान की पूजा करती थी और बाद में घर का काम करती थी। वह दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन घर के सभी कामकाज में बहुत निपुण थी। राधा से बिल्कुल अलग उसकी बहन रूपा जैसे रूप का खजाना थी। रूपा को अपने रूप पर बहुत घमंड था। रूपा और राधा का घर एक ही गांव में था। राधा के पति आलोक की छोटी सी चाय की दुकान थी, जबकि रूपा का पति गांव के मुखिया का बेटा था। रूपा के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राधा का पति आलोक शाम को घर आया तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वह सीधा जाकर बेड पर लेट गया। राधा बोली, अजी, आप ऐसे बाहर से आकर सीधे लेट गए, क्या हुआ? क्या बताऊं राधा, पूरा बदन दर्द से टूट रहा है। राधा ने देखा कि आलोक को तेज बुखार है। उसका शरीर तप रहा था। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, आपका बदन बुखार से तप रहा है। नहीं राधा, मैं नहीं चल पाऊंगा। राधा पास की दवा दुकान से दवाई लेकर आई और उसे दी। लेकिन जब कई दिन बीत गए और कोई सुधार नहीं हुआ तो राधा चिंता में पड़ गई। जी, घर में राशन भी खत्म होने को है और हमारे पास कोई बचत भी नहीं बची। अब क्या करेंगे? राधा, दुकान भी बंद पड़ी है, जिससे आमदनी का कोई साधन नहीं। अपनी बहन रूपा के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आती हूँ ताकि कुछ दिन गुजारा हो जाए। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। राधा उम्मीद के साथ रूपा के घर गई। रूपा बोली, अरे राधा, अचानक कुछ काम था क्या? बहन, थोड़े पैसे की जरूरत है, क्या तुम मदद कर सकती हो? क्या बताऊं राधा, हमारे भी पैसे हर जगह फंसे हैं, किसी ने लौटाए नहीं। मैं तेरे जीजा जी से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो, अपने भाई के घर चली जाओ, शायद वो मदद कर दे। राधा ने उसकी बात पर भरोसा किया और भाई के घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे थकान हुई तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? राधा के पास मिठाई थी जो वह भाई को देने के लिए ले जा रही थी। उसने उसमें से कुछ मिठाई बच्चे को दे दी। बालक खुश होकर चला गया। अब मुझे चलना चाहिए। वह भाई के घर पहुंची। भाई ने प्यार से स्वागत किया। कैसी हो बहन, ये मिठाई मेरे लिए। हाँ भैया, आपके लिए ही लाई हूँ। भाई ने मिठाई खाकर कहा, बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला। रोज तो सूखी रोटी खाकर ही गुजारा करता हूँ। भैया, आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपनी बहनों को तकलीफा नहीं देना चाहता था। अच्छा भैया, मैं भी चलती हूँ, मैं बाद में तुम्हें मिलने आऊंगी। ठीक है बहन, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई थी? तुमने तो बताया ही नहीं। अरे कुछ नहीं भैया, मैं तो बस तुम्हें मिलने आई थी। ऐसा कहकर राधा अपने भाई से बिना पैसे मांगे वहां से निकल जाती है। रास्ते में वह एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचकर रुक जाती है। उसके दिल में भारीपन था और आंखों में आंसू छलक रहे थे। वह धीरे से मन ही मन कहती है, हे नाग देवता भगवान, मैं हमेशा आपकी भक्ति करती रही हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आप मुझे इतनी कठिन परीक्षा क्यों दे रहे हैं? कृपया मेरी मदद कीजिए प्रभु। राधा अपने आंसू पोंछते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बाल पंडित पर, लगभग 12 से 13 साल का, जो उसी पेड़ के नीचे शांत चित्त होकर नाग देवता भगवान ही का जाप कर रहा था। राधा हैरानी से सोचती है, अरे, जब मैं यहाँ गई थी तब ये बाल पंडित यहाँ कैसे आ गया? और इतनी गंभीर मुद्रा में। उसका दिल हल्का सा डर और अजीब आश्चर्य से भर गया। लेकिन राधा ने गहरी सांस ली और धीरे से उसके पास कदम बढ़ाए, यह जानने की जिज्ञासा में कि यह बालक कौन है और क्यों यहाँ आया है।
राधा बाल पंडित के पास पहुंचती है। वह देखता है और कहता है, आओ माता, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। तुम्हारे चेहरे की छवि साफ दिखा रही है कि तुम बहुत पीड़ा में हो। राधा ने बिना हिचकिचाए सारी बात बाल पंडित को बता दी। बाल पंडित मुस्कुराया और बोला, माता, यहाँ से एक लाल धागा लो और पेड़ की डाली पर बांध दो, और जो भी कठिनाई है भगवान नाग देवता से सच्चे मन से प्रार्थना करो। भगवान नाग देवता तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। यह सुनकर ऐसा लगा जैसे राधा को नया जीवन मिल गया हो। उसने अपनी बीमारी और परिवार की गरीबी दूर करने के लिए मन से प्रार्थना की और पेड़ पर लाल धागा बांध दिया। फिर उसने भोले बाल पंडित का धन्यवाद किया और घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह घर पहुंची, पति को देखकर वह आश्चर्यचकित दंग रह गई और बोली, अरे आलोक, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। ये कैसे हुआ? आलोक ने मुस्कुराते हुए समझाया, एक छोटा सा बालक लगभग 12 से 13 साल का हमारे घर आया। उसने खाने के लिए कुछ मांगा। मैंने उसे वही खाना दिया जो तुमने मेरे लिए छोड़ा था। फिर उसने मेरी बीमारी के बारे में पूछा और मुझे कुछ पत्ते दिए। उसने कहा, बाबूजी, आप ये खा लो, आप ठीक हो जाओगे। जैसे ही मैंने वह पत्ते खाए, मेरे शरीर में जैसे जान ही लौट आई हो। मेरा सारा बुखार और कमजोरी एकदम ठीक हो गया। ये जरूर हमारे ऊपर भगवान नाग देवता की कृपा है। राधा ने बाल पंडित की सारी बात आलोक को बताई। राधा की बातें सुनकर, तुम सच कह रही हो राधा, कल से ही मैं अपनी चाय की दुकान जाना शुरू कर दूंगा। अगले ही दिन से लोग उसकी चाय की दुकान पर आने लगे। पहले ही दिन से उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। अब राधा के साथ आलोक भी भगवान नाग देवता की भक्ति करने लगा। देखते ही देखते राधा की गरीबी दूर हो गई। जब यह बात रूपा ने सुनी तो वह बहुत उत्सुक हुई और अपनी बहन राधा से पूछने लगी, आओ बहन, रूपा कैसी हो तुम? यह तो बताओ, इतना अच्छा घर और यह चमत्कार कैसे हुआ? राधा ने बाल पंडित वाली बात रूपा को पूरी तरह समझा। यह सुनकर रूपा के मन में थोड़ा ईर्ष्या सा उठ गया। वह सोचने लगी, कहीं यह मुझसे ज्यादा धनवान ना हो जाए। कल ही मैं बाल पंडित से मिलने जाऊंगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रूपा अपने घर चली गई। दूसरे दिन रूपा बाल पंडित से मिलने निकली। रास्ते में उसे वहीं छोटा सा लड़का मिला। लड़का बोला, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। चला जा यहाँ से, मुझे देर हो रही है। लड़का मुंह फुलाकर वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर रूपा ने देखा कि बाल पंडित पेड़ के नीचे बैठे हैं। बाल पंडित ने रूपा को देखकर कहा, आओ माता, बताओ, जीवन में तुम क्या अधिक चाहती हो? रूपा आश्चर्यचकित होकर बोली, बाल पंडित, तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम अपने मन की बात मुझे बता दो। यहाँ से एक लाल धागा लो और पेड़ पर बांध दो। तुम्हारी जो भी मनोकामना है भगवान नाग देवता पूरी करेंगे। यह चमत्कारी धागा है? नहीं अम्मा, ये भाग्य धागा है। ये तुम्हारा भाग्य बदल देगा। लेकिन जो भी मांगो सोच समझकर मांगना, कहीं बाद में पछताना न पड़े। रूपा ने बाल पंडित की बातें अनसुनी कर दी। उसने एक लाल धागा उठाया और पेड़ पर बांधते हुए कहा, मेरी बहन राधा के भाग्य में जो भी हो वह हर चीज दोगुनी मात्रा में मिले। यह कहकर रूपा चतुराई से खुश होकर वहां से चली गई। वह सोच रही थी, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मुझे सब कुछ राधा से अधिक मिलेगा। वह कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। अब राधा का पति का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन रूपा के पति शुभम को उससे भी दोगुना लाभ होने लगा। एक दिन शुभम ने रूपा से कहा, आजकल तुम ज्यादा खुश दिख रही हो, क्या बात है? मुझे भी बताओ, मैं भी तुम्हारी खुशी में शामिल होना चाहता हूँ। रूपा ने सब कुछ बताया, बाल पंडित और अपनी बहन राधा वाली सारी बातें। यह सुनकर शुभम सच में हैरान रह गया। वह समझ नहीं पाया कि रूपा ने जो किया वह सही था या नहीं। लेकिन रूपा का मन खुश करने के लिए उसने झूठी तारीफ करते हुए कहा, क्या बात है,
भगवान ने तुम्हें अच्छी सूरत के साथ अच्छा दिमाग भी दिया है। अपनी तारीफ सुनकर रूपा फूली नहीं समाई। दूसरी ओर राधा के पति आलोक की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी और कामकाज बढ़ रहा था। आलोक ने सोचा, अब मेरा काम और बेहतर हो रहा है, क्यों ना अपनी मदद के लिए भाई को बुलाऊं ताकि उसे भी कमाई हो और मैं जल्दी घर आ सकूं। अब मेरा काम और बेहतर हो रहा है, क्यों ना अपनी मदद के लिए भाई को बुलाऊं ताकि उसे भी कमाई हो और मैं जल्दी घर आ सकूं। ठीक है, हम उन्हें अपनी दुकान के पास किराए का घर दिलवा देंगे। कल ही मैं अपने भाई को चिट्ठी लिखकर बुला लूंगी। इसके बाद राधा के भाई नंदू आलोक की दुकान पर काम पर लग गए। आलोक को भी विश्वासी साथी मिलने से व्यापार में काफी मुनाफा हुआ। नंदू को भी काम मिलने से खुशी हुई। एक दिन नंदू राधा से मिलने घर आया। बहन, मैं तेरा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तुमने मुझे काम दिलवाकर मुझ पर बहुत मेहरबानी की है, वरना मैं तो गरीब की जिंदगी से तंग आकर कुछ और करने की सोच रहा था। खबरदार नंदू, आज के बाद ऐसी बात मत करना। मैंने एक दो बार रूपा से थोड़े बहुत पैसे मांगे थे, लेकिन उसने मेरी कभी मदद नहीं की, उल्टा मुझे खरी खोटी सुनाई। ऐसे वक्त में ही हमें पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। वह सब बातें छोड़ो, अब तुम मन लगाकर काम करना। तुम्हारे जीजा जी तुम्हें अपना घर दिलवाने में मदद करेंगे। ठीक है मेरी बहन, अब मैं चलता हूं। मुझे दुकान पर जाना है और बहुत सारा काम पड़ा है। और फिर से तुम्हारा धन्यवाद। ऐसा कहकर नंदू वहां से चला गया। 2-3 महीने के बाद राधा को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। वह बहुत खुश हो जाती है और यह बात अपने भाई नंदू और पति आलोक को बताती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अब राधा का बहुत ख्याल रखने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद रूपा को भी पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। उनके घर में सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। रूपा कहती है, भगवान करे हमारे यहाँ बेटा ही जन्मे। हाँ, मेरी भी यही इच्छा है कि हमारे घर बेटा ही जन्मे। दूसरी तरफ राधा ने कहा, अजी, आपको बेटा पसंद है या बेटी? मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि चाहे बेटा हो या बेटी, वह स्वस्थ हो और तुम भी स्वस्थ रहो। अगर बेटी हुई तो भी मैं उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगा। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रही हूँ। कुछ दिनों बाद राधा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। नंदू और आलोक खुश होकर सभी को मिठाइयां बांटते हैं। नंदू अपनी बहन रूपा के घर भी मिठाई देने गया और बोला, यह लो रूपा, मिठाई। रूपा ने हंसते हुए पूछा, यह किस खुशी में मिठाई बांट रहे हो? आपकी शादी फिक्स हो गई क्या? नंदू ने बिना दिल पर लिए उत्तर दिया, खुशी की बात है बहन, राधा के घर लक्ष्मी आई है। बेटी के जन्म की खुशी में बहन ने यह मिठाई बांटी है। बेचारी राधा पहले ही अपने भाग्य में खुश है और बेचारी के यहाँ बेटी ने जन्म लिया, फिर भी वह सभी को मिठाई बांट रही है। ठीक है, जैसे किसके भाग्य में है। नंदू समझ गया कि रूपा और राधा दोनों बहन भाई को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वह सब पर पैसे का रोब जमाती रहती हैं। नंदू रूपा को मिठाई देकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद रूपा ने 2 बेटियों को जन्म दिया। उसने तो बेटियों के लिए जन्मदिन तक नहीं मनाया। यह सुनकर रूपा को बड़ा झटका लगा और उसका पति सुबह में बहुत नाराज हो गया। एक साथ 2 बेटियों का पालन पोषण करना, और इस महंगाई के जमाने में तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें बेटा ही होगा। अब ये दोनों बेटियां आ गई हैं। भगवान, अब हमारा क्या होगा? शुभम रूपा से नाराज होकर वहां से चला गया। रूपा के ससुराल वाले भी उस पर ताने मारने लगे। लेकिन दूसरी तरफ राधा और उसके पति को बेटी आने से ऐसा लगा जैसे घर में रौनक आ गई हो। आलोक का अब काम में मन ही नहीं लग रहा था। यह देखकर नंदू बोला, जीजा जी, आप थोड़े दिन घर पर ही रहिए, मैं दुकान संभाल लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगा। इस बहाने आप अपनी बेटी के साथ खेल भी सकेंगे और थोड़ा आराम भी कर सकेंगे। उधर शुभम को अपनी बेटियां पसंद ही नहीं थीं। वह सारा दिन बाहर ही रहता था। रूपा के लिए दोनों बेटियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था।
जैसे तैसे करके वह अपने घर और बेटियों का काम करती थी और थक जाती थी। कुछ दिन बाद एक दिन आलोक और राधा अपनी बेटी के साथ घूमने जा रहे थे। तभी अचानक एक पत्थर से टकराने के कारण राधा के पैर पर बहुत जोर से चोट लग गई। आलोक मुश्किल से राधा को घर लेकर जाता है और नंदू भागकर दवाई लेकर आकर बोलता है। राधा मुश्किल से चल पाती थी और खड़ा होने पर उसे बहुत दर्द होता था। डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने की सलाह दी। राधा, तुम थोड़े दिन कोई काम मत करो, मैं और नंदू सब संभाल लेंगे। जीजा जी ठीक कह रहे हैं, तुम आराम करो और छोटी गुड़िया को अपने पास रखो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। राधा के पैर में चोट लगने के कुछ दिनों बाद रूपा अपने घर काम करते करते सीढ़ी से गिर जाती है और उसके दोनों पैरों में बहुत चोट लगती है। अब वह कभी भी खड़ी नहीं हो सकती थी। तभी शुभम वहां जाकर बोला, ये 2 लड़कियां कम हैं और तुम ये दोनों पैर तुड़वाकर बैठी हो। अब घर का काम कौन करेगी और इन दोनों लड़कियों को कौन संभालेगा? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इन दोनों को नहीं संभालूंगा। यह सुनकर रूपा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने भाई नंदू और बहन राधा को दिए हुए ताने याद करके पछताने लगी। अब उसे पंडित वाली बात याद आती है और वह सोचती है, पंडित ने मुझे आगाह किया था कि जो भी मांगो वह सोच समझकर मांगना। मैंने यह क्या गलती कर दी? अब मुझे पता चल गया कि मैंने उसके भाग्य से 2 गुना मांग लिया था, लेकिन यह नहीं सोचा कि किसके भाग्य में क्या बुरा होगा। जो भी होगा उससे बड़ा मेरा भाग्य नहीं होगा। भगवान, मैंने क्या मांग लिया? एक दिन रूपा चिट्ठी लिखकर नंदू को बुलाने के लिए संदेश भेजती है। नंदू चिट्ठी पढ़कर उसके घर जाता है। क्या बात है बहन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? नंदू, तुम मुझे माफ कर दो। पैसों के घमंड में मैंने तुम्हें और राधा को न जाने क्या क्या बातें सुना दी। भगवान ने आज मुझे मेरे की सजा दे दी है। मुझे तुम्हारी और राधा की मदद की बहुत जरूरत है। ऐसा कहते कहते रूपा फूट फूट कर रोने लगी। नंदू को रूपा की हालत देखकर उस पर तरस आ गया। उसने कहा, बहन, तुम चिंता मत करो, मैं और राधा है ना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अभी मैं जाता हूं, लेकिन शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। ऐसा कहकर नंदू राधा के घर जाता है और सारी बात बता देता है। ये सुनकर राधा दुखी होकर कहती है, क्या रूपा और उसकी दोनों बेटियों को कुछ दिन के लिए हमारे घर ले आओगे? सोचो, मेरे तो एक पैर में चोट आई थी तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी। उसके तो दोनों पैरों में चोट है। उसका हाल कितना बुरा होगा। ठीक है राधा, जैसा तुम कहो। भले ही उसने हमारी मुसीबत में मदद नहीं की थी, लेकिन हम उसके साथ वैसा नहीं करेंगे। नंदू, तुम जाकर रूपा और उसकी दोनों बेटियों को यहां ले आओ। नंदू जाकर रूपा और उसकी दोनों बेटियों को राधा के घर ले आता है। रूपा, इसे अपना ही घर समझो। कितनी प्यारी बेटियां हैं तुम्हारी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही सुंदर हैं। राधा, मैं तुम सबका धन्यवाद करती हूँ। इतने बुरे समय में तुम सबने मेरा साथ दिया। कुछ दिनों बाद राधा और रूपा दोनों के पैर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। फिर रूपा, राधा, आलोक और नंदू का धन्यवाद करके अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर रूपा सोचने लगी, राधा का पति कितना अच्छा है, वह उसे कितना प्यार करता है और उसका कितना ख्याल रखता है। काश शुभम भी आलोक की तरह मेरा ख्याल रखता और मुझसे प्यार करता। पंडित ने सच कहा था, मैंने बिना सोचे समझे सब कुछ मांग लिया था। अब मैं कल जाकर सही पहचान मांगूंगी ताकि मेरा जीवन राधा से भी अच्छा हो सके। अगले दिन सुबह रूपा अपने घर का सारा काम निपटाकर जल्दी जल्दी अपनी दोनों बेटियों को सुलाकर पंडित के पास चली गई। रास्ते में उसे वही बच्चा मिला। माता, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं चला जाऊं। आज नहीं। फिर वह पंडित के पास गई। बाल पंडित जी, इस बार तो मैं सोच समझकर ही आई हूँ, मुझे लाल धागा दीजिए। पंडित मुस्कुराए और बोले, ठीक है माता, इस बार सोच समझकर मांगने आई हो ना, सोच समझकर मांगना। ये धागा तुम्हारे भाग्य का है, तुम खुद चुन लो। रूपा ने धागा उठाया और पेड़ की डाली पर बांधते हुए दिल में कहा,
हे भगवान, मेरा पति मुझे राधा के पति से ज्यादा प्यार करे और मेरा ख्याल उससे 2 गुना रखे। फिर वह खुशी खुशी पंडित के पास से घर की ओर चली गई। पंडित मुस्कुराते हुए बोले, सब कर्मों का खेल है, समय आने पर सब ठीक होगा। जब रूपा घर पहुंची तो देखा कि शुभम पहले ही घर आ गया था। अरे रूपा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन आप तो 2-3 दिन तक घर नहीं आते और आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज मौसम कितना अच्छा है, तुम्हारे हाथ की अदरक मसाले वाली चाय पीने का मन हुआ। चलो आज साथ बैठकर चाय पीते हैं। रूपा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह तुरंत चाय बनाकर लेकर आई। दोनों अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पीते और प्यार भरी बातें करने लगे। रूपा खामोशी से सोच रही थी, काश मैंने पहले ही मांग लिया होता, इतनी परेशानी नहीं होती। शुभम ने पूरा दिन रूपा और उसकी बेटियों के साथ बिताया। वह उनके प्रति इतना जुड़ाव महसूस करने लगा कि अपने काम को भूल ही गया। इतना समय हो गया, तुम्हें काम पर नहीं जाना चाहिए? शुभम ने हंसते हुए पूछा। रूपा, अभी कहाँ? जब मैं तुम लोगों के साथ होता हूं तो मुझे कुछ भी याद नहीं आता। कितनी प्यारी बिटिया है हमारी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी सुंदर है दोनों। थोड़े दिन तक रूपा को शुभम का घर में रहना और उसका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में उसे ख्याल आया कि ऐसे ही उसका पति हर रोज घर पर बैठा रहा तो घर कैसे चलेगा और बेटियों को कैसे पढ़ाएगी और क्या खिलाएगी। उसने थोड़े दिन के बाद फिर से शुभम को काम पर जाने के लिए कहा, लेकिन वह हर बार एक ही जवाब देता कि उसे घर पर ही सबके साथ रहना अच्छा लगता है। अब तो रूपा की हालत ऐसी थी कि ना कुछ सहा जाए और ना कुछ कहा जाए। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। अचानक उसे राधा का ख्याल आया। उसने शुभम से कहा, चलो आज हम राधा से मिलने चलते हैं। ठीक है, हम अपनी बेटियों को उनके घर लेकर चलते हैं और मैं भी उनकी बेटी से मिल लूंगा। फिर सभी राधा के घर की ओर चल पड़े। उन्हें देखकर नंदू, आलोक और राधा खुश हो गए। आप लोग आज बिल्कुल सही मौके पर आए हैं। ऐसी क्या बात है? जीजा जी, एक खुशखबरी मैं तुम्हें दूंगी। कैसी खुशखबरी? हमारे नंदू भैया की शादी तय हो गई है। एक गांव की सुंदर सी लड़की है। लड़की नंदू भैया को बहुत पसंद आई। चलो नंदू जीजा जी को मिठाई खिलाओ। ये लो जीजा जी, मिठाई खाओ। अरे ये तो सचमुच में बहुत खुशी की बात है, लेकिन शादी कब है? कल हम सब पंडित के पास शादी का मुहूर्त निकलवाने जा रहे हैं। क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? रूपा सुनकर चौंक गई। फिर उसने सोचा, एक काम करती हूँ, कितने दिन हो गई इनके साथ जाकर पंडित से आशीर्वाद ले ही आती हूँ। रूपा, हमारे साथ आओगी ना? जीजा जी, थोड़ी देर गुड़िया को संभाल लेंगे और हम तीनों भाई बहन शादी का मुहूर्त निकलवा कर आते हैं। ठीक है, तुम इनके साथ चली जाओ, मैं अपनी बेटियों को संभाल लूंगा। अगले दिन राधा, रूपा और नंदू पंडित से मिलने गए। रूपा थोड़ी परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार वह ऐसा क्या मांगे कि बार बार परेशानी न हो। तभी रास्ते में छोटा बालक आया और बोला, माता, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सोच रही थी कि तुम आओगे, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए मिठाई का डिब्बा ही लेकर आई हूँ। माता, आप इतनी अच्छी हैं, काश सब आपके जैसे होते। फिर वह खुश होकर वहां से चला गया। तीनों वहीं बाल पंडित के पास पहुंचे। बाल पंडित जी, प्रणाम। आओ माता, आज आप बड़ी खुश दिख रही हैं। मेरे भाई की शादी तय हुई है। हम सब आपसे अच्छा मुहूर्त निकलवाने के लिए आए हैं। भाई के कल्याण के लिए अगले महीने की 9वीं शादी के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ समय है। आओ भाई, अपने भाग्य का धागा बांधकर अपने लिए कुछ मांग लो। बाल पंडित जी, आप सिर्फ आशीर्वाद दें। मेरा भाग्य मेरी बहन ने ही बदल दिया। मेरे लिए वही सब है, मेरी माता, पिता और भाग्य।
बहुत अच्छे और सच्चे विचार हैं आपके। नाग देवता की कृपा आप दोनों बहन भाई पर बनी रहेगी। 2 नहीं बाल पंडित जी, 3। यह भी हमारी बहन है, आप उसे भी आशीर्वाद दीजिए। माता, आपको भाग्य का धागा नहीं बांधना है। अगर कोई परेशानी हो तो फिर से धागा बांध लो। रूपा बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। आज मैं पंडित से सारी बात कह दूंगी, अपने मन का बोझ उतार दूंगी। अब मैं और नहीं सह सकती। बाल पंडित जी, आज मुझे कुछ भी नहीं मांगना है, मैं आपसे सिर्फ माफी मांगना चाहती हूँ। बहुत अच्छा माता, लेकिन माफी मुझे नहीं, अपने भाई बहन से मांगो। बाल पंडित जी, हमसे माफी क्यों? हमें तो रूपा से कोई शिकायत नहीं है। बाल पंडित ठीक कह रहे हैं नंदू। इतना बोलकर रूपा ने राधा और नंदू को सब बताया कि वह राधा से अधिक भाग्य लेकर उसे सुखी होना चाहती थी और मुसीबत में पड़ गई। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे समझ आया, मुझे किसी से ज्यादा भाग्य में कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे भाग्य में जो है वह स्वीकार है। आज मुझे समझ आ गया है कि भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। अपने अच्छे और सच्चे कर्म से ही आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, जैसे मेरे इन दोनों भाई बहनों ने अपना भाग्य बदला। बिल्कुल सच कहा माता। आज तो तुमने अपने मन का मैल साफ कर दिया। नाग देवता तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण करे। ये लो बाल पंडित, मैं आपके लिए कुछ मिठाई और फल लेकर आई हूँ। राधा मिठाई का डिब्बा और कुछ फल वहां रखती है, तभी रूपा की नजर बाल पंडित के पास रखे डिब्बे पर गई। अरे, यह तो वही डिब्बा है जो मैंने उसे बालक को दिया था। यह आपके पास कैसे आया? सब भगवान की लीला है। यहाँ पर जो आता है अपनी मर्जी से रखकर जाता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। फिर वह सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन राधा को जैसे उस छोटे बाल पंडित में नाग देवता की छवि दिखती है। ये मेरे नाग देवता है जिसने हम सबकी परेशानी दूर कर दी। हे नाग देवता, आपकी एक झलक ने मेरे दिल के सारे भय और पीड़ा को दूर कर दिया। आपके आशीर्वाद ने जीवन में उजाला भर दिया। हर कठिनाई में आपने हमें संभाला। आपकी कृपा से मिली खुशियों के लिए मैं हमेशा आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। रूपा और उसके परिवार में व्यवसाय पहले जैसा ठीक हो गया। नंदू की भी शादी दोनों बहनों ने मिलकर धूमधाम से की। सभी लोग अपने जीवन में आई खुशियों को नाग देवता का आशीर्वाद समझते हैं और सभी लोग मिलकर नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने लगे।